अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। मेरा काम बज़ाहिर दुनिया के सामने बहुत इज्जत वाला था। मैं एम्बुलेंस ड्राइवर था। बज़ाहिर मैं मरीजों को अस्पताल और मर चुके लोगों को उनके घर पहुंचाने का काम करता था। लेकिन इस काम के पसे पर्दा मेरा असल कारोबार क्या था, कोई नहीं जानता था। मेरा घराना गांव में रहता था, इसलिए घर वालों को भी खबर नहीं हुई और शहर में मैं ज्यादा किसी को नहीं जानता था। इस वक्त भी मैं खाना खा रहा था जब अचानक मुझे डॉक्टर का फोन आया। मेरा जो काम था उसके लिए मुझे हर वक्त होशियार रहना पड़ता था और डॉक्टर की कॉल अगर रात के 2 बजे भी आ जाती तो मुझे फौरन उठना पड़ता था। अब भी मैंने खाना छोड़कर फौरी कॉल अटेंड की तो मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक डॉक्टर सरगोशी में बोलता मुझे बुला रहा था। मैंने खाना अधूरा छोड़ा और जल्दी से उठकर अस्पताल की तरफ भागा। रात का वक्त था इसलिए कुछ खामोशी छाई हुई थी। मैं डॉक्टर के पास पहुंचा तो वो बेचैन सा मेरा ही इंतजार कर रहा था। मेरे पहुंचने पर डॉक्टर ने मुझे बताया कि एक और मरीजा को उसने बेहतर इलाज और कम फीस का लालच देकर अपने जाती क्लिनिक में बुलाया है। डॉक्टर ने मुझे मतलूबा वक्त बताया और पहली कॉल पर फौरी क्लिनिक पहुंचने का कहा। मैंने सर हिला दिया। डॉक्टर के बताने का मकसद ये था कि मैं इस वक्त के दौरान डॉक्टर की क्लिनिक के करीब ही मौजूद रहूं। मैं वहां से चला गया। मेरी रिहाइश डॉक्टर की क्लिनिक से बहुत दूर थी, इसलिए ऐसे मौका पर मैं एम्बुलेंस में ही खाना पीना करता था और वहीं सो जाया करता था। अगले रोज मैं वक्त पर डॉक्टर की क्लिनिक पर पहुंच गया। क्लिनिक पर ज्यादा रश नहीं था क्योंकि जिस रोज हमने अपना काम करना होता था, इस रोज डॉक्टर साहब बाकी मरीजों को मना कर दिया करते थे ताकि किसी वक्त बात किसी तक न पहुंच जाए। एक जवान लड़की को क्लिनिक से गायब करना बहुत खतरे और रिस्क का काम था, मगर पैसा इतनी बुरी चीज है कि हम ये खतरा भी मोल ले रहे थे। क्लिनिक के स्टाफ में डॉक्टर साहब ने पहले ही एहतियातन 2-3 बंदे रखे हुए थे और इनको भी मुंह बंद रखने के पैसे दिए जाते थे। मैं क्लिनिक के तय खाने में मौजूद मखसूस कमरे में पहुंचा तो डॉक्टर साहब ने अपना इंजेक्शन तैयार किया और मुझे चंद जरूरी हिदायत देते हुए खामोशी से इस कमरे से जुड़े दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गए। वहां एक जवान मरीजा बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मैंने दरवाजे पर रुककर उस लड़की को देखा तो मेरी आंखें चमक उठी थी। वो बेहद हसीन और कम उम्र लड़की थी। बीमारी की वजह से उसका चेहरा कुछ जर्द सा हो रहा था, मगर फिर भी रंगत दमकती हुई सी लग रही थी और नकोश भी इंतहा की कशिश थी उस पे। वो लड़की ऐन हमारे काम की थी। डॉक्टर ने लड़की से पेशावराना अंदाज में बात करते हुए उसे एक जरूरी इंजेक्शन लगवाने का कहा। मैं जानता था वो इंजेक्शन किसी भी बीमारी के लिए जरूरी नहीं था, बल्कि वो इंजेक्शन का गैर कानूनी तौर पर वो डॉक्टर हसीन और खूबसूरत लड़कियों को लगाता था। इस इंजेक्शन के लगने से लड़कियां बज़ाहिर जागी हुई होती थी, मगर इनका जिस्म मफलूज हो जाता था और दिमाग बिल्कुल सुन हो जाता था, जिसकी वजह से वो अपने साथ बुरा होने के बावजूद कुछ कर नहीं पाती थी। इस लड़की ने हकीकत से बेखबर होते हुए इंजेक्शन लगाने की इजाजत दे दी। डॉक्टर ने गर्दन मोड़कर मुझे देखा और आंखों ही आंखों में मुझे तैयार रहने का इशारा किया। ऐसे मौका पर तो मैं वैसे भी बिल्कुल तैयार होता था। मैं इंतजार में कमरे से बाहर खड़ा हो गया। मैं चौकन्ना था क्योंकि डॉक्टर के बाद मेरी बारी थी और मेरा काम ज्यादा मुश्किल था क्योंकि मुझे इन लड़कियों को नीम जान होने के बाद क्लिनिक से निकाल कर ले जाने का काम भी करना होता था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो लड़की पढ़ी लिखी थी, मगर उसकी शादी जाहिल घराने में हुई थी। लड़की को कुछ वक्त से मैदे का मसला हो रहा था, मगर उसकी सास घर में ही इलाज करने पर जोर देती थी, जिसकी वजह से लड़की को अब खाना पीना हजम करने में भी दुश्वारी हो रही थी। वो चंद रोज पहले डॉक्टर के पास आकर अपनी परेशानी बता चुकी थी। वो ससुराल और शौहर को बताए बगैर आई थी और ऐसी लड़कियां हमारे बहुत काम आती थी जिनका हमारे क्लिनिक में आने का कोई सबूत ना हो। इसलिए डॉक्टर ने उसके आने पर उसे इलाज के नाम पर इंजेक्शन लगा दिया था और अब कमरे में उसके पास मौजूद था। मैं गरीब घर का लड़का था। बाप की मौत के बाद अपने बाप की छोड़ी जमीन का छोटा सा टुकड़ा बेचकर जो पैसा बचा था उससे एम्बुलेंस खरीद ली थी। अब मेरे पास कमाई का जरिया सिर्फ एम्बुलेंस ही थी और अगर मैं चाहता तो एम्बुलेंस से होने वाली मुख्तसर कमाई से गुजारा कर लेता। मगर इस डॉक्टर ने जब मेरी गरीबी और पैसा कमाने की लगन देखी तो मुझे अपने साथ काम पर मिला लिया और मैं भी हर बार एक साथ हजारों की रकम मिलने का सुनकर मान गया। हालांकि ये काम करते हुए कई बार मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता था, मगर मैं अंधा और बहरा बना हुआ था। हर बार ऐसे ही डॉक्टर साहब इलाज या किसी ऑपरेशन का बोलकर लड़कियों को क्लिनिक आने का ऐसा वक्त बताते जब क्लिनिक के इर्द गिर्द के एरिया में ज्यादा रश ना होता था। लड़कियां इलाज के लिए आती थी और हम अपना काम कर लेते थे। आज तक हमारी पकड़ नहीं हुई थी क्योंकि क्लिनिक का सारा स्टाफ मिला हुआ था। कोई सवाल करने आता तो सब सफाई से मुकर जाते थे। फिर क्लिनिक में आने वाले दूसरे लोग भी गवाह होते थे कि कभी क्लिनिक पे किसी मरीजा के साथ ऐसा वैसा कुछ भी गलत नहीं हुआ था। यूं हमारा पर्दा अभी तक कायम था।
مگر ہم نے بھلا دیا کہ اصل پردہ تو ہمارا اللہ رکھ رہا تھا، ورنہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور اگر اللہ پردہ ختم کر دیتا تو جانے کئی موقع ایسے آئے تھے جہاں ہماری چوری پکڑی جا سکتی تھی، مگر ہم بچتے رہے اور یہی چیز ہمیں ڈھیل دیتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب انجیکشن اثر کرنے لگا تو ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ میں بھی چوکنا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے کمرے سے نکلتے ہوئے مجھے اندر جانے کا کہا اور خود وہیں رک گیا۔ میں پرجوش سا تیزی سے اندر چلا گیا۔ سامنے وہ لڑکی بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی۔ میں بستر کی طرف بڑھتا لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھا گیا۔ میں نے اس لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کی آنکھوں میں بے بسی اور التجا صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ بے بس سی مجھے دیکھ رہی تھی مگر حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ میرے لیے یہ کوئی نیا منظر نہیں تھا۔ میں پچھلے 1.5 سال سے یہ کام کر رہا تھا اور اب تک سینکڑوں لڑکیوں کے ساتھ ہم یہی سب کر چکے تھے، اور ہر بار ایسے ہی شریف لڑکیاں بے بسی سے روتی تھی یا ہمارا شکار کلینک میں آنے والی اکیلی لڑکیاں بنتی تھی، اور پھر ہسپتال میں علاج کے لیے آنے والی ہر وہ لڑکی جس کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی تھی کہ وہ اکیلی ہسپتال میں رکتی تھی۔ ہم ایسی لڑکیوں کو ہی نشانہ بناتے تھے۔ بعض اوقات کچھ ایسی غریب لڑکیاں بھی آتی تھیں جن کے مسائل بڑے ہوتے تھے اور علاج کی رقم نہیں ہوتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب انہیں بھی مفت علاج کے لیے اپنے کلینک میں بلاتے تھے، مگر ساتھ یہ تاکید بھی کرتے تھے کہ وہ کسی کو ہمارے کلینک کی خبر نہ کرے، کیونکہ یہ مفت علاج صرف اسی کو دیا جا رہا ہے، ورنہ لوگ پیشہ ہونے کے باوجود بھی مفت علاج کا بہانہ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ڈاکٹر صاحب کی ایسی باتیں کر کے لڑکیوں کو اکیلا کلینک بلا لیتے تھے۔ ہمارا شکار صرف حسین لڑکیاں بنتی تھی جن کو دیکھ کر ہی ایک مرد اپنا ہوش و حواس کھو دے اور اسے پانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ اس وقت ہمارا شکار بننے والی وہ جوان لڑکی بھی اتنی ہی خوبصورت تھی کہ میرے لیے بھی خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے لڑکی کی بے بس آنکھوں کی التجا نظر انداز کر دی اور اپنا کام کرنے لگا۔ میرے دماغ میں ہمیشہ کی طرح میری جوان بہنوں کا خیال سوار رہتا تھا۔ اپنی بہنوں کی بہترین جگہ پر شادی کرنے اور بھاری جہیز دینے کے لیے میں دوسری جوان لڑکیوں کی عزتیں پامال کروا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرا گھرانہ بھی اگر یہ حقیقت جان لیتا تو کبھی اس کی اجازت نہ دیتا۔ میں ڈاکٹر کے اطمینان پر حیران ہوتا تھا۔ وہ ڈاکٹر بھی جوان بچوں کا باپ تھا، مگر نہایت بے شرمی سے یہ کام کرتا تھا اور خوبصورت لڑکیوں سے خوب فائدہ اٹھاتا تھا۔ میں کچھ دیر بعد بے حال ہوتی اس لڑکی کو اپنے کندھے پر ڈال کر کمرے سے نکلا اور ڈاکٹر سے نظریں چراتے ہوئے کلینک سے باہر کھڑی ایمبولینس میں اس لڑکی کو اسٹریچر پر لٹا دیا۔ میں نے اس پر چادر پھیلا دی۔ اس دوران وہ لڑکی زخمی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے ایمبولینس بند کی اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ایمبولینس میں سائرن آن کر لینے کی وجہ سے مجھے راستوں پر بھی دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ پولیس والوں نے بھی سرسری سا ایمبولینس میں جھانک کر مجھے جانے کا راستہ دے دیا تھا۔ میں ویران راستوں پر پہنچا تو میں نے سائرن روشنی بند کر لی اور نہایت تیز رفتاری سے ایمبولینس آگے بڑھاتا چلا گیا۔ میں نے مطلوبہ مقام پر پہنچ کر ایمبولینس روکی اور اس لڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بری طرح رونے لگی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں التجائے کرتی رہی، مگر میں اپنے دل کو پتھر کر چکا تھا۔ میں نے اس لڑکی کے رونے دھونے کی پرواہ کیے بغیر اسے باہر نکالا اور وہیں چھوڑ کر واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں نے ڈاکٹر کو بھی کام پورا ہو جانے کا بتایا۔ ڈاکٹر نے ہر بار کی طرح مجھ سے ہنستے ہوئے کہا کہ آج تو خوشی اور سکون کی وجہ سے تمہیں بہت اچھی نیند آئے گی، کیونکہ میری وجہ سے تمہیں اتنا بڑا مزہ مفت میں ہی تو مل جاتا ہے۔ میں نے اس جملے کا مقصد جانتا تھا۔ ڈاکٹر صرف مجھے ہر بار یہ برابر کراتا تھا کہ یہ میرا کوئی کام نہیں رکھتا معنی، بلکہ الٹا میں اس کے بدلے جو پیسہ کماتا تھا وہ بھی خواہ مخواہ مجھے مل رہا تھا۔ میں ڈاکٹر کے اس جملے پر ہر بار کی طرح خاموشی سے کال کاٹ گیا تھا اور تھکن زدہ سا اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ تھکن اور نیند سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ تھوڑی بہت خوشی میرے اندر بھی پھیلی ہوئی تھی، اس لیے مجھے بھی بہت سکون کی نیند آئی۔ اگلی صبح اٹھا تو میرا مزاج خراب ہو رہا تھا۔ بمشکل 1 لاکھ کے قریب رقم ملنے پر میرا دماغ ہمیشہ کی طرح گھومنے لگا تھا۔ ڈاکٹر کا گھٹیا روپ دیکھنے کے بعد سے میں اتنا تو جان چکا تھا کہ وہ بہت پیسہ کما رہا تھا۔ میں گواہ تھا کہ اسپتال اور کلینک سے اتنا پیسہ بھی نہیں آ رہا تھا جتنا وہ ڈاکٹر مہنگی گاڑیاں اور گھر جائیداد بناتا جا رہا تھا، بلکہ نئی سے نئی خوبصورت لڑکیوں کا شکار کرنے کے لیے وہ اکثر کلینک پر غریب مریضوں کا مفت علاج بھی کرتا تھا تاکہ لوگ اس کے حق میں رہیں، اور اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو تو وہی لوگ ڈاکٹر کی شرافت اور نیک دلی کی گواہی دیں۔ اس کاروبار میں اصل خطرہ میری ذات کو ہی تھا۔ مجھے بہت کم لوگ جانتے تھے اور میرا کردار بہت لوگوں کی نظروں میں مشکوک ہو سکتا تھا۔ جہاں میں اپنے ضمیر کو ہر بار تھپک کر سلاتا تھا، وہیں مجھے اکثر زیادہ پیسے کا لالچ بھی ستاتا تھا۔ میں 1-2 بار ڈاکٹر کو بھی سنوا چکا تھا کہ ان کے کاروبار میں سب سے خطرے کا کام میں ہی کرتا ہوں۔ میں مریض اور مردہ لوگوں کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی کو دھڑلے سے لڑکیاں اغوا کرنے کے کام میں استعمال کر رہا تھا۔ میں اتنا بڑا رسک لے رہا تھا، اگر کبھی لڑکی کو نشہ نہ چڑھتا یا انجیکشن کا اثر ختم ہو جاتا اور وہ کسی بھی پولیس چوکی پر پولیس والوں کو مدد کے لیے پکار لیتی تو میں پکڑا جاتا، اور تب مجھے یہی ڈاکٹر بھی نہ بچاتا اور شاید میری ساری عمر جیل میں گزر جاتی۔ میں یہ باتیں ڈاکٹر کو سنواتا تھا کہ شاید اس بہانے میرا پیسہ بڑھ جائے، مگر ڈاکٹر نے
इस पर मुझे झाड़ दिया और मुझसे बोला कि अगर तुम्हें ये काम ना देता तो तुम सारी उम्र एम्बुलेंस चलाते रहते और बस महाना चंद रकई कमा सकते। डॉक्टर ने उल्टा मुझे जता दिया और कहा कि ये मैं था जिसने तुम्हें इस काबिल किया कि तुम एक छोटे से काम के लाख रुपए करीब कमा सकते। मुझे डॉक्टर की बात पर शदीद गुस्सा आता था, मगर मैं चुप होकर रह जाता था। मैं मजबूर था, क्योंकि डॉक्टर के अलावा किसी को भी जानता नहीं था। मुझे इतना अंदाजा हो चुका था कि इस डॉक्टर के रवाबत बहुत ऊपर तक थे। अगर मैं इसके मुंह को आता तो वो शायद किसी रोज खामोशी से मुझे अब्दी नींद सुला देता और किसी दूसरे को अपने साथ काम पर रख लेता। मैंने पैसा मिलते ही हर बार की तरह घर का चक्कर लगाया तो मेरी माँ ने मुझे खुशी की खबर दी कि मेरी बहन के ससुराल में मेरी माँ ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। वो लड़की मेरी देखी भाली थी और बहुत प्यारी और कम उम्र थी। हमारे देहात में और खानदान में मेरी तरक्की और कामयाबी पर सब रश्क करते थे। सबको लगता था कि मैं शहर में गाड़ी चलाने की वजह से इतना कमा रहा था। जब से मैं पैसा कमाने लगा था, मेरी माँ मेरी बहनों की शादियों पर खूब पैसा लगाती थी और खानदान में लेन देन के लिए भी सबसे महंगा तोहफा मेरी माँ की तरफ से होता था। मैं जवान लड़कियों की नीलाम की जाने वाली इज्जतों से कमाया पैसा हराम तरीके से घर पर लगा रहा था। मेरे छोटे भाई मेरी वजह से तालीम हासिल कर रहे थे, इसलिए अम्मा ने मेरे रिश्ते की बात की तो लड़की वालों ने झट से हामी भर ली। अम्मा ने मुझे रिश्ता हो जाने का बताने के साथ फरमाइश की कि इस बार मजीद मेहनत करो और इतना पैसा जमा कर लो कि तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से और बहुत अच्छे इंतजाम किए जाए। मैंने हामी भर ली और दिल में सोचने लगा कि डॉक्टर से इस बार साफ अल्फाज में बात करूंगा कि वो मेरा पैसा बढ़ाए। मैं खुद भी अपनी शादी पर एहतमाम ऐसा ही चाहता था कि सब मेरी होने वाली बीवी पर रश्क करें और मेरी बीवी भी मुझे कमतर न समझे। मैं अपनी शादी के पूरे खानदान पर धाक बिठाना चाहता था। घर वालों से मिलकर मैं वापस शहर पहुंचा और डॉक्टर से मिलने चला गया। मैंने डॉक्टर से बात की और कहा कि मेरे काम में खतरा बढ़ चुका है। पुलिस वाले अब मुझ पर शक करने लगे हैं और पहली बार में मेरी तलाशी ली गई थी। मैंने ये सब झूठ बोला ताकि डॉक्टर को एहसास हो कि मैं इतना खतरा मोल लेने के बावजूद उसका काम इतने अच्छे से कर रहा हूँ। मेरे झूठ पर डॉक्टर चौंक गया और उसके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। मैंने तीर निशाने पर लगता देखकर डॉक्टर को यकीन दिलाया कि मैं इस काम का पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, मगर इसके बदले मुझे पैसा ज्यादा चाहिए। मैंने एक ही झटके में 2 लाख का मुतालबा कर लिया। डॉक्टर मेरी सोच कर मुब्तला हुआ और फिर कुछ तौक़ुफ़ के बाद वो मान गया। मैं डॉक्टर के मान जाने पर खुश हो गया कि डॉक्टर मेरे झूठ में फंस चुका था। हराम पैसे की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था और मुझे लगा कि मैं अब डबल पैसा कमाऊंगा, मगर मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि मेरी पकड़ होने वाली थी और मेरा कमाया हुआ सारा हराम पैसा एक साथ निकलने वाला था। अगर मैं ज़मीर की अदालत में सुरखरू हो जाता और तौबा करके काम छोड़ देता तो शायद मेरा पर्दा कायम रह जाता, मगर मैंने तो मजीद लालच करके अपने बेज़मीर होने का भी सबूत दे दिया था। तीसरे ही रोज़ मुझे डॉक्टर की वही मखसूस कॉल आ गई। डॉक्टर ने एक और लड़की को फंसा लिया था। इस बार लड़की अस्पताल से उठानी थी। मैं फ़ौरन अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने मुझे बार बार हिदायत दी कि पुलिस से बचकर जाना। डॉक्टर डरा हुआ था, मगर पैसा ऐसी कशिश रखता था कि मेरी तरह वो भी खतरा देखने के बावजूद रुका नहीं था। मैंने जब लड़की देखी तो मुझे झटका लगा। वो न सिर्फ हसीन थी बल्कि कम उम्र लड़की थी। उसकी उम्र मेरी छोटी बहन के बराबर थी। इस लड़की को देखकर एक पल के लिए मेरा ज़मीर जागा था कि मैं इस छोटी सी लड़की के साथ वो काम ना करूं, मगर ज़मीर पर लालच मेरी हावी हो गई और मैं इसका मफलूज वजूद स्ट्रेचर पर डालकर बाहर ले गया। एम्बुलेंस में सवार होकर मैं तेजी से इसी वीराने की तरफ बढ़ रहा था ताकि अपना काम करके फारिग होते ही लड़की वहां छोड़कर डॉक्टर से पैसा लूं। मैंने पुलिस वालों को भी हर बार की तरह धोखा दे दिया था, मगर आगे कुछ बढ़ा तो मुझे देखकर अजीब सा महसूस होने लगा। मैंने फ्रंट मिरर से जब पीछे की तरफ लड़की को देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने तेज रफ्तारी से गाड़ी वापस मोड़ी। मेरा दिल बुरी तरह कपकपा रहा था। मैं निहायत तेजी से एम्बुलेंस अपने घर ले गया और झटके से एम्बुलेंस रोकते ही मैंने तेजी से पीछे किया और उस लड़की को दबोच लिया। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखती बुरी तरह मचल रही थी, मगर मैंने उसे मौका नहीं दिया था। मैं पसीने से शराबूर हो रहा था। कुछ देर बाद उस नींद बेहोश लड़की को मैं अपने रिहायशी कमरे में ले गया और बेचैन सा टहलने लगा। मुझे बुरी तरह खौफ महसूस हो रहा था। मैंने इस लड़की को देखा जो अब बेहोश हो चुकी थी। इस लड़की के पास मौजूद मोबाइल निकालकर मैंने तलाशी ली तो मेरा जिस्म सरसराने लगा। मैंने इस लड़की को मोबाइल बंद करके सिम तोड़ दी और इस लड़की को अपने पास रख लिया। अगले रोज डॉक्टर ने फ़ोन करके चीखते हुए सवाल किया कि लड़की कहाँ गई। मैंने लाइल्मी का इजहार किया। डॉक्टर के पसीने छूट गए। वो बुरी तरह घबरा गया और बोला कि लड़की गायब हो गई है। मैंने भी झूठी परेशानी जाहिर की और 1-2 बातों के बाद कॉल काट दी। डॉक्टर लड़की को ढूंढने लगा, जबकि मैंने उसे अपने घर में छुपा लिया था। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और डरी हुई थी। 2 दिन वो लड़की मेरी कैद में रही और इस दौरान मैं उसका मुंह कपड़े से बांध कर रखता था ताकि वो आवाज़ ना निकाल सके। मैं खुद उसे खाना खिलाता और फिर मुंह बंद कर देता। वो दिनों में ही उसका हाल ख़राब हो चुका था। 2 दिन के बाद डॉक्टर ने बात होने पर झूठ बोल दिया कि लड़की एक वीराने से मिल गई है। डॉक्टर हवास पाख्ता सा फौरन लड़की लाने का बोला। इस लड़की के लिए वो डॉक्टर पागल हुआ जा रहा था। डॉक्टर की कमजोरी जानते हुए मैंने मौके से फ़ायदा उठाया
और लड़की के बदले 50 लाख मांग लिए। डॉक्टर चुप सा हो गया। मैंने कॉल काट दी और इत्मीनान से बैठ गया। डॉक्टर मेरी रिहाइश के बारे में नहीं जानता था, ना ही उसने कभी मेरे गांव का नाम जानने में दिलचस्पी जाहिर की, इसलिए वो मुझ तक पहुंचने से कासिर था। और वो लड़की भी डॉक्टर को हर हाल में चाहिए थी। मैं जानता था कि लड़की की खातिर 50 लाख जैसी भारी रकम भी वो मुझे देने को तैयार हो जाता। मेरी तवक्को के मुताबिक डॉक्टर ने अगले ही रोज मुझे फ़ोन करके कहा कि वो पैसा देने को तैयार है। मैंने उस लड़की को पहुंचा दी। डॉक्टर गुस्से से पागल हुआ जा रहा था और बोला कि अगर लड़की को तुमने हाथ लगाया, उसकी इज्जत से खेलने की कोशिश की, तो मैं बख्शूंगा नहीं तुम्हें। मैं डॉक्टर की बेबसी पर हंसते हुए बोला कि लड़की आज तक मिलने वाली सब लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए उसे हाथ ना लगाना मुश्किल है। मैं चाहता था कि इस बात पर डॉक्टर मुझे जल्दी रकम दे दे। इस बार पैसा लेकर मैं हमेशा के लिए ये काम छोड़कर इस शहर से चले जाने का सोच रहा था, क्योंकि डॉक्टर की असलियत मुझ पर खुल चुकी थी। पैसों की खातिर जब मैंने डॉक्टर से पुलिस का झूठ बोला तो डॉक्टर ने मुझे फंसाने का सोच लिया था ताकि वो खुद को बचा सके। वो लड़की डॉक्टर की अपनी भेजी हुई लड़की थी, जिसे खास तौर पर मुझे फंसाने के लिए भेजा गया था। डॉक्टर ने इस लड़की को इंजेक्शन नहीं लगाया था, ना ही वो मफलूज हुई थी। मैंने एम्बुलेंस चलाते हुए जब मिरर से देखा तो वो लड़की चादर में छुपी हुई मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। मोबाइल की रोशनी मेरी तेज नज़र में आ चुकी थी, इसलिए मैं चौंक गया और बर वक्त एम्बुलेंस मोड़कर लड़की को अपने घर ले आया था। जब लड़की को काबू करके मैंने अपने कमरे में लाने के बाद उसका मोबाइल चेक किया तो साकत रह गया। लड़की को डॉक्टर ने हिदायत दी थी कि पुलिस चौकी पर गाड़ी रुकते ही वो चादर उतार कर शीशा बजा दे और पुलिस के मतवज्जो होते ही मेरे बारे में बताए। डॉक्टर की चाल के मुताबिक लड़की को ये झूठ बोलना था कि मैं इस लड़की के साथ मोहब्बत का नाटक करके इससे ज़बरदस्ती अफगानिस्तान बॉर्डर पर लेकर जा रहा हूँ। ऐसा करने से अब तक गायब हुई सारी लड़कियों का इल्ज़ाम मुझ पर आ जाता। मैंने जब लड़की से बाकी तफसील उगलवाई तो उसने एक ऐसी बात बताई जो मुझे ठटका गई थी। मैंने इसी बात को इस्तेमाल किया और डॉक्टर से 50 लाख मांग लिए। मैंने लड़की से वादा किया कि मैं उसे आज़ादी के साथ साथ डॉक्टर की असलियत बताऊंगा, ताकि वो आज़ाद होते ही जाकर मीडिया वालों को सब कुछ बता दे। मैं लड़की की चाल उसी पर उलटना चाहता था। वो लड़की मीडिया पर उस डॉक्टर का असल रूप लेकर आती तो डॉक्टर फंस जाता, जबकि वह पैसा लेकर गायब हो जाता। आज़ादी के बदले वो लड़की मान गई। मैंने उस लड़की को सब बता दिया। डॉक्टर खूबसूरत मरीजा लड़कियों का दिमाग सुन करके इंजेक्शन लगाकर उन्हें मेरे हवाले करता है और मेरा काम इन लड़कियों को अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचाना था। आगे बॉर्डर पर भी एक डॉक्टर मौजूद होता था जो निहायती राजदारी के साथ इस लड़की को लेता आगे बढ़ जाता था। मुझे इसी काम की 1 लाख के करीब रकम मिलती थी। मैं नहीं जानता था कि वो डॉक्टर इन लड़कियों के साथ क्या करते थे और इन दोनों डॉक्टरों को इस काम के कितने पैसे मिल रहे थे। मेरा काम बस मरीजा लड़की को अफगानिस्तान के बॉर्डर पर खड़े डॉक्टर तक पहुंचाना होता था। मैं अपना पैसा लेकर एक तरफ हो जाता था। मैंने इस लड़की को यकीन दिलाया कि मैं अब तौबा कर चुका हूँ और आइंदा ये काम नहीं करूँगा, और डॉक्टर मेरे बाद भी लड़कियों को ऐसे ही बेचता रहेगा। मेरी बात पर वो लड़की गुस्से गम से फिर भर गई। हालांकि मेरी तौबा की कहानी झूठी थी। अगर मैंने वाकई तौबा की होती तो मैंने अपना आप बचाने की बजाय इस लड़की को बचाने की कोशिश करता, मगर मैंने खुद को बचाया और अब भी मैं इस लड़की के बदले 50 लाख ले रहा था। मैंने अपनी माँ को जल्द से शादी करने का बोला और लड़की को लेकर एक जगह पहुंच गया। डॉक्टर ने मुझे पैसा दिया और मैंने लड़की को आज़ाद कर दिया। पैसा लेते ही गाड़ी में बैठकर तेज रफ्तारी से अपने घर पहुंच गया और सुख का सांस ली। मगर मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि इस लड़की को अपनी रिहाइश दिखा दी। मेरी मोहलत भी अल्लाह की तरफ से ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए इतनी होशियारी के बावजूद भी मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठा था। ना सिर्फ इस लड़की को अपनी रिहाइश दिखाई, बल्कि इस पर एतबार भी किया। इस रोज़ रात हो जाने वाली मैं रुक गया, क्योंकि मैं इतनी बड़ी रकम लेकर रात के वक्त अकेले देहात का सफ़र नहीं करना चाहता था। अगले रोज़ मैं अभी वापसी के लिए रवाना होने ही लगा था कि मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। मेरा रंग उड़ गया। पुलिस वाले मुझे धकेलते हुए घर में घुसे और हर तरफ तलाशी लेने लगे। मैं घबरा गया और इससे पहले कि कुछ बोलता, पुलिस वालों को पैसे का बैग मिल गया। वो पैसा उठाकर मुझे घसीटते हुए थाने ले गए। मैं अपना जुर्म पूछता रहा, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। आगे जाकर पता चला कि वो लड़की ना सिर्फ डॉक्टर की असलियत मीडिया के सामने खोल चुकी थी, बल्कि मेरे बारे में भी पुलिस को बता चुकी थी। इस लड़की का मामू पुलिस कमिश्नर था। मैं इस लड़की की अधूरी सच्चाई जानने पर अब पछता रहा था। इस लड़की ने मेरी कैद में रहते हुए मुझे आधा सच बताया था। वो दरअसल इस डॉक्टर की सगी यतीम भतीजी थी। डॉक्टर बज़ाहिर अपनी बीवी भाभी और यतीम भतीजी का बहुत ख्याल रखता था, मगर असल में उसकी नज़र में अपनी भतीजी के लिए इतनी ही इज्जत थी कि मुझे फंसाने के लिए उसने अपनी सगी भतीजी को इस्तेमाल किया था, ताकि कमिश्नर अपनी भांजी के साथ ऐसा करने पर मुझे मार डाले। उसने भतीजी को सच नहीं बताया, बल्कि उसको उल्टी सीधी दवा देकर बीमार किया और उसके घर भेजने के लिए एम्बुलेंस मंगवाई। डॉक्टर ने इससे झूठ बोला कि गाड़ी मुयस्सर नहीं है, जबकि वो टैक्सी में सफ़र करने के काबिल नहीं है। जब वो भतीजी को भेज चुका तो रास्ते में उसे मैसेज करके परेशान होने लगा। मैसेज में डॉक्टर ने लिखा हुआ था कि उसे किसी ने अभी बताया कि वो एम्बुलेंस वाला एक मक्कार और बुरा इंसान है, इसलिए वो लड़की पुलिस के सामने आते ही शोर मचा दे और इस एम्बुलेंस वाले पर झूठा इल्ज़ाम लगा दे। इस एम्बुलेंस वाले पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे पुलिस के हवाले कर दे।
ये मैसेज मुझे गुस्सा दिला गया था। तब लड़की ने बताया कि वो इस डॉक्टर की भतीजी है। मैंने ये सुनकर डॉक्टर से पैसा मांग लिया और लड़की को भी सारा सच बता दिया, और डॉक्टर भी जानते थे नहीं कि कमिश्नर ने अपने यतीम भान हिफाजती तौर पर एक लॉकेट दिया था जिसमें कैमरा खुफिया लगा हुआ था। डॉक्टर और मेरा झूठ इस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। इसी को इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने डॉक्टर और मुझे पकड़ लिया था। हम दोनों अपनी लालच समेत अब जेल में हैं। कमिश्नर ने मुझ पर और डॉक्टर पर ऐसे केस डाले थे कि अब हमारा जेल से निकलना नामुमकिन हो गया था। अब सोचता हूँ मेरी माँ शायद शादी की तैयारियां किए मेरे इंतजार में बैठी रह गई होगी। उसे खबर तक नहीं थी कि उसका बेटा जेल में जा चुका है। मेरे लालच और हराम कमाई की लत ने मुझे रुस्वा कर दिया था। मैं अपनी माँ बहनों का इकलौता सहारा था और अपने घटियापन की वजह से उन्हें ऐसा बेसहारा कर चुका था कि उन्हें शायद कभी ये भी पता ना चलता कि मैं जिंदा हूँ या मर भी गया हूँ। मुझे अल्लाह ने बहुत मोहलत दी मगर मैंने तौबा नहीं की और अब ऐसी पकड़ हुई कि बचना मुश्किल हो गया है। मेरी सबसे दरख्वास्त है कि हराम कमाई का लालच जहर की तरह फैलता है, इससे छुटकारा पा लें। ऐसा कोई भी गलत काम करते हैं तो फौरी तौबा कर लें। ऐसा ना हो कि मेरी तरह मोहलत खत्म हो जाए और पछतावे ही बाकी रह जाएं बस।